हम्म। तो जैसे से व्याख्या खंड करते हैं ना। हम्म। जैसे देखो, पहली व्याख्या क्या लिखा है। एक सेकेंड। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा। अब जैसे ही हम आषाढ़ देख रहे हैं, तो आषाढ़ मतलब आषाढ़ का महीना आ रहा है। तो जब समझ गए कि हम 12 मासा वर्णन होने जा रहा है, तो हम डायरेक्ट जब भी व्याख्या करने जाएंगे, तो इसको आप कला पक्ष में लिखना कि 12 मासा वर्णन। हालांकि भाव पक्ष में भी अक्सर लोग लिखते हैं, टॉपर की कॉपी मैंने दिखी है, उसमें भाव पक्ष में ही देखते हैं। लेकिन ये 12 मासा वर्णन जितना भाव पक्ष है, उतना ही कला पक्ष भी है। तो आप कहीं भी लिख सकते हो। चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा। घन समझते हो ना। हेलो। क्या सर? घन, गगन घन बाजा। अर्थ हाँ समझ हाँ। रहे हो या फिर कठिन हो रहा है? जैसे गगन मतलब आसमान, घन मतलब बादल, गाजा मतलब आवाज करता है, या फिर गगन घन गाजा। साजा बिरह धुंध दलवाजा। धुंध समझते हो? नहीं, दोनों नहीं समझते हैं सर, तो अंदर समझते हैं। धुंध मतलब जो युद्ध में नगाड़े वगैरह होते हैं, तो उनकी बात है कि आकाश में ऐसा लग रहा है। धूम श्याम धौरे धन धाये, श्वेत धुजा बगुपात दिखाए, खरग बीज चमके चहुओरा, बंधु बाण वर्षे घनघोरा। अब देख रहे हो, जैसे तुलसीदास में क्या था कि, हाँ, धुंध मतलब कोहरा। खरग। देखो, एक चीज यहाँ पे और समझ आ रही, जैसे तुलसीदास की अवधि जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमें व्यवहारिक शब्दावली या फिर क्या बोलते हैं उसे, देशज शब्द, देशज शब्द कम मिल रहे थे। लेकिन ये ठेठ अवधि है, और लोक गीतों से ही या फिर लोक कथाओं से ही उन्होंने पूरी के पूरी चीजें ली हैं। तो वहां पे आप देखो, खरग बर्ड, खरग मतलब होता है शायद खग, यानी पक्षी की बात कर रहे हैं। खरग बीज चमके चहुओरा, बूंद बान बरसे घोरा, अद्रा लाग बीज बहु लेई, मोहि पिय बिनु को आदर देई। मुझे पिया बिन कौन आदर देगा। तो यहाँ पे कौन सा वो हो गया, कौन सा रस हो गया? हाँ, एक सेकंड बस। एक सॉरी। एक सर, नाम नहीं याद पड़ रहा है। श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। हाँ, श्रृंगार हो सकता है सर। और अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे करुण रस है, कि मुझे पिया बिन कौन महत्व देगा। इस सर, करुण में तो दुख का अथी होता है सर, नो? हाँ सर, दुख तो लोग। हाँ हाँ, समझ में आ गया सर। कि क्योंकि यहाँ पर दुख का दिखा रहा है कि प्रिया बिना कौन सा मेरे को अथी करता है, तो यहाँ पर दुखे की बात हो रही है, नो? हाँ, मतलब एक तो वियोग श्रृंगार है जो अद्वितीय चीज है, वो तो दिख ही रही है। साथ साथ ये भाव भी, तो इसको चाहो आप वैसे लिख सकते हो कि एक प्रासंगिकता में आप बताना चाहो तो बता सकते हो कि एक स्त्री के लिए उसके पति से बढ़कर कोई नहीं होता। और अगर उसका पति छोड़कर चला गया है, तो उसका आदर होना खत्म हो जाता है। प्रासंगिकता में चाहो लिखना तो लिख सकते हो। औने घटा आई चौ फेरी। ये क्या समझ आ रहा है? जैसे मैंने देखा था, थोड़ा भाषा पक्ष की बात करो, तो औने जब हम देख रहे थे ना, तो अवधि में ए शब्द और ए और औ दोनों प्रचलित नहीं था। और यहाँ पे औ ने दोनों प्रचलित रूप में सामने आ रहा। तो इसका कारण यही है कि साफ साफ पता चल गया कि ठेठ अवधि, और ठेठ पने में कुछ शब्द विकसित हो ही जाते हैं। कंत उबार मदन हव घेरी। दादुर, दादुर जानते हो कौन है? नहीं सर, समझ में दादुर, दादुर में नहीं। दादुर मतलब मेढक। दादुर मोर कोकिला, कोकिला जानते हो? और कोयल सर। कोयल। अब जैसे ही बोला दादुर मोर कोकिला पीयू, तो वैसे ही कौन सा अलंकार हो गया? एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ दादुर।
अरे पिछले दिन ही तो बताया था कि जब प्रकृति के साथ चीजों को हाँ हाँ बताने का प्रयास। मानो सर, मानो मानवीय अलंकार सर। हाँ, मानवीकरण अलंकार। दादुर मोर कोकिला पीयू करहि बेज घट रहे न जो, पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हौ बिन ना मंदिर को छावा। तो पुख नक्षत्र किस चीज का प्रतीक है? कि लोक संस्कृत को भी महत्व दी जा रही है। पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा, पूष नक्षत्र जब ऊपर सिर के ऊपर, पुख नक्षत्र कोई नक्षत्र होता होगा, सिर के ऊपर आ गया। हौ बिन ना मंदिर को छावा, जे घर कंता ते सुखी, तिन गारो ते गर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। तो जो लास्ट वाला लाइन है तो वो दोहा है, और ऊपर जो हम पढ़ रहे थे वो चौपाई है, और मिलके क्या बना? मसनवी शैली का एक बहुत ही सुंदर काव्य बना। अब इसका अर्थ समझ, पहले संदर्भ बनाओ, एक बहुत ही बढ़िया संदर्भ बनाओ, क्या बना सकते हो? लिखूंगा सर, प्रस्तुत पंक्तियाँ हाँ। भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पद्मावत से लिया गया है। ठीक इसमें है। इसमें सर यही बता सकते हैं, इसमें प्रेम और दर्शन का आ, आ, एक एक सौ एक सर उस ठीक है, संदर्भ में ज्यादा कुछ करना नहीं होता। देखो, और क्या बता सकते हैं हम, जैसे कुछ चीजें और जरूरी है। ये जो जायसिक ग्रंथावली है, तो इसका जो संकलन है, या फिर कहें कि इसकी जो व्याख्या है, तो आचार्य शुक्ल जी करते हैं। तो अगर आपको बताना हो तो आप बता सकते हो कि जायसिक ग्रंथावली है। दूसरी चीज कि आप बोल रहे हो कि निर्गुण काव्य धारा, तो यहाँ पे लिखा है प्रेम आश्रयी। अगर मैं इसकी जगह ये लिखना चाहूँ कि निर्गुण धारा के सूफी कवि जायसी, तो क्या ज्यादा बेहतर होगा या फिर कमजोर होगा? सोच के बताओ। सर रिपीट सर करिए। अगर मैं ये लिखता हूँ कि निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, तो क्या ज्यादा बढ़िया होगा या फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात? ये भी तरह एक तरह ठीक है, कहने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। अलग होगा, लेकिन सुनो, जैसे जब हम कल पढ़ रहे थे विजय देव नारायण शाही का, तो उन्होंने लिखा कि जायसी ना तो मुसलमान रह जाते, ना तो उनमें सूफी मत रह जाता। उनका जो एक उद्देश्य था, वो मनुष्य की बेहतरी के लिए उद्देश्य था। तो अब जब हम ये चीज देख रहे हैं, तो सूफी कवि लिखना, उनके थोड़ा मतलब देखो, और उत्तर हम अगर लिखेंगे तो उनमें थोड़ा ये बात तो हमें पता ही है कि ना तो वो किसी धर्म से रिलेट अपने को मानते हैं, ना तो किसी दर्शन के भाव से मानते हैं। उनका काव्य लिखने का प्रयोजन सिर्फ क्या था? कि वो यश की प्राप्ति कर पाए, या फिर मैं रहूं या ना रहूं, मेरे गीत जरूर रहने चाहिए। तो वो जब बात होती है, तो हालांकि लिखेंगे सूफी मत कभी लिख देना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में अगर ये बात चल रही है, तो आपने गहराई से उस चीज को पढ़ा हुआ है। नहीं चल रही है तो फिर ठीक है, लिख दो, कोई इतना विवाद भी नहीं होगा सूफी का भी लिख देने से। सर ये भी तो सर लिख सकेगा क्या? सर ये क्या? भी इसमें लिख सकेगा क्या, प्रेम और मानवीय सबसे बेस्ट, प्रेम और मानवों का सबसे अच्छा कवि है। संदर्भ में ज्यादा लाग लपेट मत करो, जितना है अब प्रसंग में बता दो ना, क्या दिक्कत है? कि अ, प्रेम काव्यधारा के सर्व प्रमुख कवि जैसी नागमती वियोग खंड का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि, एक तो ये आप लिख सकते हो। दूसरी लाइन क्या लिख सकते हो? कि आषाढ़ के समय में यह दिखाने, बारह मासा वर्णन में आषाढ़ के समय में स्थिति को, या फिर नागमती के विरह की दशा को दिखाने का स्पष्ट प्रयास प्रयास किया गया है, या फिर प्रतीकों प्रतिबिंब बनाने का प्रयास किया गया। सर तो ना इसको अच्छा साफ साफ समझ नहीं पाया। देखो, प्रसंग क्या होता है कि जो बात है, उस बात को क्या मतलब, क्या हो रहा है, क्या चीज चल रही है। जैसे प्रसंग, किस चीज का प्रसंग है, तो आप देख के पूरा पूरा देखो। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह धुंध दल बाजा, और लास्ट में क्या है? जे घर कंता ते सुखी, तिन गारो तिन गर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। और बीच में भी दिखा है कि मोह पिय बिनु को आदर दे।
मुझे पिया बिनु आदर कौन देगा। मतलब जो नागमती है, 12 मासा वर्णन में चढ़ा आषाढ़, आषाढ़ का समय है। तो 12 मासा वर्णन में जो नागमती की स्थिति है, उस स्थिति या फिर विरह दशा को वर्णन करने का प्रयास ही किया गया। और तो कुछ ज्यादा है नहीं अभी गहराई से कि आध्यात्मिक प्रेम के पास चले जाएं, या फिर भारतीय अगर पद्धति है तो आध्यात्मिक प्रेम तो वैसे भी उतना गहरे से कह नहीं सकते ना। साफ साफ तो समझ आ रहा है कि ऐसी स्थिति है। तो प्रसंग क्या लिखोगे बताओ, किस पर फोकस किया गया है। संदर्भ का हाँ मतलब होता है कि चीजें कहाँ से। हाँ, प्रसंग अगर है तो ठीक है, प्रसंग का मतलब यही है किस पर फोकस किया गया है, कौन सी बात सामने आई हुई है। हाँ सही कह रहे थे। हाँ ठीक है फिर। तो प्रसंग हो गया, समझ गए। हाँ, समझ में आया सर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, वो दिक्कत हो जाता है। जैसे देखो, और सर। अगर बात ये आती है, जैसे सिंगल द्वीप खंड से दो खंड है हमारे इसमें, एक नागमती बिरह खंड और दूसरा सिंगल द्वीप खंड। तो अगर सिंगल द्वीप खंड से आता है कि पूछा राजे कहूँ गुरु सुबह ना जानो आज कहाँ दिन उगा। मतलब जो राजा है गुरु सुबह से पूछ रहा है कहाँ दिन उगा है। तो प्रसंग क्या है कि हीरामन तोते से या फिर गुरु रूपी हीरामन तोते से जो राजा है सलाह लेने का प्रयास कर रहा है। तो प्रसंग तो सिर्फ इतना सा। तो आप समझना पड़ेगा कि नागमती वियोग खंड से है कि सिंगल देव खंड से है। और जैसे ही खंड बदलेगा वैसे ही प्रासंगिकता थोड़ी लगभग मैच ही करेगी हर जगह पे। जैसे सिंगल द्वीप खंड में क्या ही होगा, या तो जो रतन सेन है उसको प्रेरणा दी जाएगी, या गुरुसुबा काम करेगा, या फिर योग के आधार पर पद्मिनी या फिर ईश्वर के नूर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा, या फिर मिलन हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हैं। लेकिन नागमती के विरह में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि वो अपने आराध्य से या फिर अपने स्वामी से या फिर अपने पति से बड़ा और किसी चीज को नहीं मानती। वो अपने आप को भी त्याग करने की भी बात कर देती है। और भारतीय प्रेम यहीं पे बड़ा हो कि आप चीजें इतनी गहरी बता रहे हो कि मेरा मुझे कौन उबारेगा, मेरी हालात बहुत खस्ती हो गई। गहरी है बात, लेकिन फिर भी ये बातें व्यवहारिक ही लगती हैं। तो भारतीय प्रेम यहाँ पे थोड़ा आगे लग जाता है। और जहाँ पे सिंगल द्वीप खंड की बात आएगी तो वहां पे अगर विरह होगा रतन सेन का, हालांकि उतना गहरे से है नहीं, पर विरह होगा तो वो कहाँ से होगा, फारसी पद्धति से, जो हम कल समझ रहे थे। ठीक है। तो प्रसंग बना लेना अपने हिसाब से, जैसा भी क्वेश्चन हो। लगभग कितने होंगे ज्यादा से ज्यादा व्याख्या नागमती बीराखंड में? 19-20 होंगे ना शायद। उस दिन कितना बताया था? शायद हाँ उतना ही बताया था। 19 चौपाई नहीं, 19 दोहे और 19 × 7 कितने हो गए? 133 के आसपास है। तो 133 दोहे वगैरह हैं जो भी हैं, तो उनको बताने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। संदर्भ कहाँ से लिया गया, प्रसंग किस तरह बात हो रही, व्याख्या पूर्णतः क्या बताया गया, खोल दिया। हाँ ठीक है, तो चलो व्याख्या बताओ। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा साजा बिरा धुंध दलवाजा। तो अभी सिर्फ हमें ये नहीं करना व्याख्या बतानी है, हम साथ साथ विशेष भी बताते चलेंगे। तो पहली लाइन में चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, मतलब सबसे पहले हमें आया 12 मासा वर्णन हो रहा है, और 12 मासा वर्णन सबसे अद्वितीय चीज है। ठीक है। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा साजा बिरह धुंध दल बाजा। जो जा वर्ड है, जा जा जा, वो हर बार आया है। या फिर धुंध दल, तो धुंध और दल यहाँ पे हो जाएगा 6 का अनुप्रास अलंकार। तो दो चीजें हमने विशेष में भी समझ ली। एक तो भाव पक्ष में कि 12 मासा वर्णन है, कला पक्ष में देख लिया हमने ये अलंकार है। ठीक है। अब दूसरी बात, व्याख्या क्या है। नागमती अपने विरह को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि, ये लाइन मैंने जब हम कबीर कर रहे थे या फिर जब हम तुलसी कर रहे थे, तो एक बात मैंने क्या बताई थी बताओ जरा। क्या सर? एक जैसे ये लाइन अगर मैं ना लिखना चाहूँ, नागमती अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती है कि, ये लाइन अगर मुझे नहीं लिखना है, नहीं लिखना है मतलब मैंने 10 शब्द बचाए, अपना समय बचा लिया,
और फ्लो भी बना रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रसंग में ही थोड़ा-सा आधार दे के रहूँगा। अगर मैं प्रसंग में बता रहा हूँ कि बारहमासा वर्णन करके नागमती के विरह की स्थिति को वर्णन करते हुए कहते हैं कि, मैंने सिर्फ 2 अक्षर जोड़ा, कहते हैं कि, और मुझे ये 10 शब्द नहीं लिखने पड़े कि नागमती अपने विरह को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि। तो समय भी बचा, टाइम भी बचा, स्पेस भी बचाई, सब कुछ बचा लिया। तो सोचना अपने हिसाब से, हालाँकि लिखो ना लिखो आपका मैटर है। लेकिन सोचना कि समय अगर बचा पा रहे हैं, यहाँ पे समय ज़ाया करके अगर वहाँ पे समय बचा पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जैसे देखो, पहली लाइन पढ़ी तो हमें अलंकार वगैरह समझ आ गया। तो एक काम ये भी कर सकते हो, जैसे देखो, पेज तो आपको अलग-अलग मिलेंगे। एक पेज में आप विशेष वगैरह लिखोगे, एक पेज में आप व्याख्या करोगे। तो आप जैसे ही समझ आए, तो वैसे ही खोल के लिख लो, नंबरिंग कर लेना कि अलंकार मैं 4 नंबर पे लिखने वाला हूँ, इतने जगह पे आएगा। आगे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर पहले भाषा लिख दो, फिर भाषा लिखने के बाद आप स्वतंत्र हो कि काव्य विशेष में आप पहले कुछ भी लिखो या फिर जो भी लिखो। या फिर कोई दिक्कत नहीं है, भाषा अगर बाद में भी लिखो तो चलता है। तो आप साथ ही लिखते चलो, फिर दोबारा आप व्याख्या करने के बाद आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं काव्य विशेष ढूँढूँ। अब पिछली बार कौन-सा अलंकार दिखा था? रूपक था क्या? तो ऐसा नहीं है। व्याख्या करते-करते आप दूसरे पेज में लिखते चलो। साथ-साथ अगर ऐसा फ्लो बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बना पा रहे हो तो फिर ठीक है, देख लो। अगर बूँद बान बरिसे बा, 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 वृत्यानुप्रास अलंकार। तो देख पा रहे हो? लिख दो तुरंत, नहीं ज़रूरत। अगर दादुर मोर कोकिला पियो, देख पा रहे हो? लिख दो तुरंत, मानवीकरण अलंकार। बस इतनी सी बात है कि हम समय कैसे बचाएँगे, कितने सवाल करने हैं? 19 सवाल करने हैं, और 19 सवाल में ऐसा होगा कि पढ़ने के बाद आपसे सभी उत्तर बन रहे हों। लेकिन सिर्फ़ दिक्कत क्या होगी, बनने के बावजूद भी आप 1-2 छोड़ के चले आओगे। तो यहीं जो 10 व्याख्याएँ आएँगी, वहीं पर टाइम बचाना है। 1 घंटे के अंदर व्याख्याएँ कर लो और 2 घंटे के अंदर वो चीज़ कर लो। और मैं इतना भी बड़ा नहीं बता रहा कि 1 घंटे के अंदर व्याख्या नहीं कर सकते। मैंने किया हुआ है। पिछले साल ही किया है, अभी तो मैं और कर सकता हूँ 1 घंटे के अंदर, या फिर 1 घंटे 20 मिनट में शायद मैंने 15 क्वेश्चन किए थे। तो यही तरीका था कि जैसे ही मुझे समझ आता है कि ये अलंकार है, ये रस है, तुरंत लिख लो। ज़्यादा दोबारा ढूँढने की ज़रूरत नहीं है, और आप लिख भी रहोगे थोड़ा। बताओ? लेकिन सर बता रहे थे सर, तो मैं सर वहाँ पर कैसे, यहाँ पर मैं समझ में आ रहा है कि कौन-कौन अलंकार है। लेकिन सर वहाँ हुँ। पर सर उसी पेज पे लिख दूँ, उसी समय लिख दूँ कि पहले प्रसंग और प्रश्न व्याख्या विशेष के बाद वो सर अरे! लिखना पड़ेगा? उस पेज में मत लिखो ना, 2 पेज मिलते हैं। जैसे देखो, एक पेज मिलेगा आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए, दूसरा पेज विशेष करने के लिए। तो आप अपने से देख लो ना कि कितने में आपका व्याख्या तक हो रहा है। क्या दूसरा पेज में भी आपका व्याख्या आ रहा है? और हो सकता है कभी-कभी आएगा व्याख्या। जैसे जायसी का हो गया। लेकिन कबीरदास में तो दूसरे पेज में व्याख्या नहीं आएगी, सिर्फ एक पेज में ही हो जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या। तो कबीर में तो कर सकते हैं हम से कम, नागमती में नहीं आ रहा है व्याख्या थोड़ा। तो ठीक है, नीचे से हम शुरू करते हैं। प्रासंगिकता नीचे लिख रहे हैं, ऊपर बता रहे हैं। एक समय ही बचाना है, बाकी हमसे बनेगा सब कुछ। आप अगर पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं बनेगा? जैसे आप बहुत से प्रश्न देखते भी होगे, तो बनता ही है। अब आगे क्या है? धूम श्याम धौरे धन धाये, तो धौरे धन धाये दिखा हमें भृत्यानुप्रास अलंकार। तो मतलब सोच के रखना है ना कि हम तुरंत अगर दिखेगा तो लिख सकते हैं। हालाँकि हो सकता है लिखते-लिखते हर जगह पे दिखे, और फिर विशेष में जगह ही ना बचे कि इतनी चीज़ें लिख गई हैं, बहुत कुछ हो गया। सोचना अपने हिसाब से, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ज़रूरी ही है, मैं सिर्फ़ बता रहा हूँ। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप लिखने जाओ और टाइम बचाने के चक्कर में टाइम दे आओ, तो प्रैक्टिस यहीं पे करनी है। जैसे अभी टेस्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना कि हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो फिर बेसिक सा जो व्यावहारिक है वैसे लिखना। लेकिन अगर टॉपर बनना है, अगर हमें किसी से आगे निकलना है, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। आगे हाँ धूम सर। ध्याम दौरे धन धाये सेत धुजा बगु पाँति दिखाए। बगु मतलब होता है शायद बगुला। क्या है कि आकाश में बादल इस प्रकार गरज रहे हैं मानो विरह ने मेरे ऊपर आक्रमण करने के लिए दुखों की एक सेना इकट्ठी कर ली, और युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। आकाश में धूमिल काले और सफेद रंग के बादल इधर उधर दौड़ रहे हैं,
उनके बीच उड़ती ही बगुलों की पंक्तियां ऐसी मालूम पड़ती हैं जैसे कि श्वेत पताका फहरा रही है। तो ये सब बात समझ आई। और एक चीज दिखी विरह, तो तुरंत समझ आया कि वियोग श्रृंगार। बिजली फिर आगे क्या है, खरग बीच चमके चहु ओरा। चमके मतलब चमकना, तो व्याख्या कर ही लोगे। बिजलियों का चमकना ऐसा लगता है मानो शत्रु तीक्ष्ण बाण वर्षा कर रहे हैं। तो अब बताओ कि जब तुलना की जा रही हो तब क्या होता है। तुलना में सर रूपक हो सक इसका सॉरी सही जवाब है। रूपक नहीं, और एक सर आता है उसमें। उत्प्रेक्षा। नहीं नहीं, उत्प्रेक्षा नहीं। उत्प्रेक्षा में तो सर उत्प्रेक्षा में तो उसका एथी होता है सर। जनु जानो मनु मानो कौन से में होता है, या फिर जैसे। एक होता है हमारा उदाहरण अलंकार। तो उदाहरण अलंकार में क्या होता है कि पहले आप बात बताओगे और फिर इसके बाद आप उदाहरण देके समझाओगे। तो आप देखो समझो कि बिजलियों का चमकना ऐसा लगता है मानो शत्रु तीक्ष्ण वर्षा बाण कर रहा हो। तो जनु जानो मनु मानो, ये हो गया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन उससे पहले वाली पंक्ति, फूलों की पंक्तियां ऐसी मालूम पड़ती है जैसे श्वेत पताका फहरा रही। तो जैसे आया तो ये हो गया उदाहरण अलंकार। तो आप मतलब देख रहे हो कि हर लाइन में अब हमें कुछ ना कुछ दिख ही रहा है। तो विशेष लिखने में इतना हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओगे क्या लिखें। अभी तक हम सोच रहे थे कि विशेष क्या लिखा जाए, अब हम सोच रहे हैं कि विशेष में क्या छोड़ा जाए। देखो हर लाइन में हमें कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। आद्रा नक्षत्र आ गया है, कौन सा है? पुख नक्षत्र सिर आए मोरा। तो आद्रा नक्षत्र आ गया, खेत बोए जाने लगे किंतु, आषाढ़ में खेत बोए जाने लगते हैं, किंतु प्रीतम के बिना मुझे कौन आदर दे। खेत बोए जाना यहाँ पे क्या है, लोक संस्कृति है। तो भाव पक्ष में आप अगर चाहो कुछ नहीं मिल रहा है तो बता दो साधारण जन या फिर लोक संस्कृति का भी उदाहरण दिया गया है। कि कहाँ कौन सी लाइन है, अद्रा लाग बीज भूई लई। मतलब अद्रा लगा है और बीज बोने लगे हैं। तो वही बात है कि खेती हमारी पारंपरिक या फिर लोक संस्कृति है। तो उसको बता दो, बताना हो तो, नहीं बताना हो तो छोड़ दो। और फिर आगे क्या है, दादुर मोर कोकिला पियो करई बेज घट रहे न जो। पुख नचत सिर आबा मोर बिन ना मंदिर को छाबा। कुछ दिन पहले सर बता विशेष में, देखो विशेष में क्या क्या लिखना होता है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं। एक हमने किया भी है शायद व्याख्या, कबीरदास से रिलेट करके किया था। 40-48 मिनट का होगा, आप सुनना उसको। बाकी अभी देखो धीरे धीरे हम समझ ही रहे हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे हम कर रहे हैं। तो आप देखो एक चीज देख रहे हो कि कैसे हम जब व्याख्या करने जा रहे हैं तो हर लाइन में हमको कुछ ना कुछ विशेष दिख रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि हम बनाने जा रहे हैं ना कॉन्टेक्स्ट, तो वो कॉन्टेक्स्ट बिखरा हुआ महसूस हो रहा है कि कभी हम अलंकार ढूंढने लगते हैं, कभी हम कुछ चीज और ढूंढने लगते हैं। तो वही चीज है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा चीज हो जाएगी ना, तो आपको ये जरूरत नहीं होगी कि इसका मतलब क्या हुआ या फिर इसमें विशेष क्या हुआ। उसमें ये जरूरत होगी कि आप सेटल करो कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे स्थापित करना। तो देखो यहाँ पे क्या क्या किया है। भाषा, उसके प्रभाव, कौन सी भाषा है, मुहावरा वगैरह है तो बता दो, या फिर प्रतीक शैली वगैरह है। तो यहाँ पे देखो कोई सा मुहावरा है, अ, कोई सा मुहावरा दिख रहा है आपको, या फिर बिंब तो है ही कम से कम ना। तो प्रतीक जैसे है, हर जगह पे प्रतीक ही दिखेगा। खरक बीज चमके चहुओरा, बूंद बांद बरसे घनघोरा, अद्रा लाग बीज भुई मोई बिन आदर कोई दोई। तो हर जगह पे हमें दिख रहा है कि युद्ध नगाड़े की तरह, या फिर आकाश में धूलि धूमिल काले बादल, और वो जो बगुलों की पंक्ति है श्वेत पताका दिख रही है। सर इसमें प्रतीक में सर क्या बताएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक में क्या बताओगे, जैसे अगर मैं बोलूं कि बिजलियों का चमकना ऐसे लगता है मानो शत्रु तीक्ष्ण बाण वर्षा कर रहे हैं।
तो जो चमकना ऐसे लगता है मानो शत्रु, तो बिजलियों का चमकना कैसे हो गया? शत्रु के तीक्ष्ण बाण हो गए। तो प्रतीक क्या हो गया? बिजली का चमकना। और जो बना या फिर जो आधार आया वो क्या हो गया? शत्रुओं के तीक्ष्ण बाण। तो इसमें कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर लिख देंगे बिजली के चमकना सर। नहीं, आप बताओगे कि प्रतीकों के सहारे काव्य को अ, काव्य में बिंब बनाने का प्रयास किया गया, और उदाहरण में बताओगे कि जैसे बिजलियों का चमकना बराबर शत्रु का तीक्ष्ण बाण वर्षा करना, ऐसे बताओगे। समझे? हाँ सर। या फिर या फिर ऊपर वाली लाइन की बगलों की पंक्तियां माने श्वेत पताका। श्वेत पताका पता है कब फहराई जाती हैं? जीतने के बाद सर। ये जीतने के बाद। जीतने के बाद। जीतने के बाद नहीं। श्वेत पताका एक तो जब शांति हो, शांत की स्थिति में, और दूसरा जब विरह का स्थिति होती है, तब श्वेत पताकाएं फहराई जाती हैं। तो वो प्रतीक इस अर्थ में आता है। जैसे अगर मैं बोल दूं गौतम बुद्ध हैं, और मैं बोल दूं कमल, तो फिर कमल उनके किस चीज का प्रतीक हो जाएगा? अ, शायद पहला जो महाचक्र परिवर्तन था, तो उसका प्रतीक होता है। तो वही है, प्रतीकों के सहारे चीजों को समझाने का प्रयास। तो बिजलियां किस तरह लग रही हैं, युद्ध के नगाड़े कैसे लग रहे हैं, और आकाश के धुंध क्या समझा रहे हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो समझा रही हैं, प्रतीक आ ही रहे हैं, स्पष्ट है प्रतीक तो। इसमें शैली सर कैसे पहचानेंगे थोड़ा? शैली कौन सी शैली होती है? जब क्या बोलते हैं चौपाई और छंद, नहीं, चौपाई और दोहा साथ साथ आता है, तो वहां पे होती है मसनवी शैली। और ये भी मसनवी शैली है। शुरू के जो पांच या सात दोहे हैं वो चौपाई, सात जो पद हैं चौपाइयां हैं, और लास्ट वाला दोहा है। तो ये मसनवी शैली है बस। और अगर बताना चाहो तो ये भारतीय पद्धति पर प्रेम को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इसको आप चाहो तो शुक्ल जी से वो करा सकते हो ना, क्या बोलते हैं, तुलना करा सकते हो कि शुक्ल जी इसी को आशुभ मासकों का निर्जल प्रलाप नहीं, बल्कि हिंदू गृहिणी की विरह बाणी मानते हैं। तो ये चीज आप बता के कर सकते हो स्पष्ट कि ये बातें हैं। शैली भी समझ गए, पद्धति भी समझ गए, तुलना भी कर दी, हो गई बातें। और कुछ बताओ, और कुछ और दिमाग में आया? सर हम्म। छंद में सर जैसे बताया उसमें थोड़ा हमेशा गड़बड़ हो जाता है, समझ ही नहीं पाता हूँ अच्छा से। देखो छंद, मैं कोशिश करूंगा एक दिन छंद के लिए क्लास। छंद बहुत तरह कैसे होते हैं। हर गीति का छंद, हर ताली का छंद, सोरठा हो गया, छप्पे हो गया, दोहा हो गया, चौपाई हो गया। और अब जैसे एक छंद होता है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें क्या होता है, सोरठा और चौपाई, सोरठा और किसी के मेल से बनता है, जिसमें शायद नाम नहीं याद आ रहा है, जो आठवीं नौवीं में नहीं रहता एक, बीती ताई बिसार दे, ताई पे चित दे, ताई पे चित दे, बाती जो बन आवे। ये करके एक छंद है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, पर इसकी विशेषता है, दो छंदों से मिलकर ये बना है। और इसमें जो पहली लाइन का वाक्य है और अंतिम वाक्य होगा सेम आएगा, और जो दूसरी लाइन का वाक्य होगा खत्म जहां से होगा, तो तीसरी लाइन का शुरुआत वही होगा। तो छंद की वैसी विशेषता है, जैसे कल आपने एक व्याख्या करके भेजा था, उसमें लिखा था कि 13-11 मात्राओं वाला छंद है। तो 13-11 मात्राएं जिसमें होती हैं तो उसको बोलते हैं दोहा छंद। तो दो तरह से होते हैं, एक होता है वार्णिक छंद, कि वर्णों की मात्रा होगी, जैसे मैंने ये वाला बताया ना, कि पहला जो वर्ण है वो अंत में आएगा, और जो शुरू का है, मतलब दूसरा सेकेंड लास्ट है वो थर्ड फर्स्ट में आएगा। तो वहां पे वर्णों की मात्रा है, तो जब वर्णों की मात्रा होगी तो वार्णिक छंद होगा। लेकिन जब मात्राओं की मात्रा होगी, जैसे दोहा हो गया, तो मात्रिक छंद है जिसमें 13-11 आएंगे। तो उसको थोड़ा समझना, हालांकि इतना जरूरी नहीं है छंद बताना, बस आप समझते रहो कि ये है। जैसे अगर कबीर लिख रहे हैं और बिहारी लिख रहे हैं तो दोहा छंद है। अगर तुलसी अगर तुलसी लिख रहे हैं तो तुलसी में चौपाई दोहा दोनों आते हैं। अगर जायसी लिख रहे हैं तो जायसी में चौपाई दोहा दोनों आते हैं।
और अगर सूरदास लिख रहे हैं तो सूरदास का शायद वार्णिक छंद है कोई सा, बहुत से छंदों का प्रयोग करते हैं। तो वो एक दिन हम बात कर लेंगे कि कौन से कवि में कौन सा छंद आता है। और फिर यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, मतलब जो हमारा होगा ना रीतकाल, रीतकाल के बाद जब आगे बढ़ेंगे आधुनिक, तो आधुनिक काल में ऐसा कोई रचनाकार ही नहीं है जो छंदों को विशेष रूप से साफ साफ अगर लिख रहा है, कि नागार्जुन जी अगर साफ साफ लिख रहे हैं बादल को गिरते देखा, कहाँ गया धनपत कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल। तो साफ समझ रहा है कोई छंद विशेष नहीं है, ये वर्णों के सहारे शब्दों के सहारे बता दे रहे हैं, और वही है। तो जैसे ही हम रीत काल से आगे बढ़ेंगे छंद का इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और बस इतना ही है, थोड़ा थोड़ा हम जान लेंगे, एक दिन कर लेंगे जैसे अलंकार किया ना, तो वैसे छंद भी कर लेंगे कि क्या है, कौन से छंद कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे बताओ, अब अलंकार अलग अलग कर लो। तो एक मिला था हमें उदाहरण अलंकार, एक मिला था उत्प्रेक्षा, रूपक भी बताना चाहो तो रूपक भी है, मानविक अलंकार अगर देखना चाहते हो मानविक अलंकार भी है, और अगर अनुप्रास देखना चाहो तो यहाँ पे छह का अनुप्रास है और वृत्यानुप्रास है। तो इतने अलंकार ही हमको दिख गए। रस का कौन सा दिख रहा है, तो एक हो गया बियो रस, और ये वाली लाइन मुझे पढ़ के लग रहा है, मोहि पिय बिनु को आदर देई, मुझे पिया बिन कौन आदर देगा, मतलब करुण रस, शोक की बात है। कितनी गलत बात है ना, कि पिया नहीं है तो कोई आदर। तो जो वियोग रस है वो करुण रस में बदलता हुआ प्रतीक हो रहा है। तो रस ये समझ गए। भाषा हम जानते ही हैं कि पद्मावत की पूरी जो भाषा है वो ठेठ अवधि है, और प्रतीकों के सहारे वो ठेठ अवधि थोड़ा लोक पक्ष को भी दिखाती है। और क्या चीज है इसमें, छंद। तो छंद कौन सी मसनवी शैली में अगर आएगा तो मसनवी शैली दो छंदों से बनता है, चौपाई छंद और दोहा छंद। और देख ही रहे हो शुरू में चौपाई है। देखो लैंग्वेज कैसे बदलेगी, और लैंग्वेज ही समझा देता है कि छंद बदल गया। जैसे नीचे से पढ़ो, दादुर मोर कोकिला पीयू करई बेज घट रहे न जोऊ, पुख नछत सिर ऊपर आवा, ह बिनु नाय मंदिर को छावा। तो चौपाई में क्या होता है कि अंतिम जो वर्ण होता है या फिर अंतिम जो शब्द होता है, पी ऊ की मात्रा बड़ी है, जो ऊ यहाँ पे भी ऊ बड़ा है, आवा बा भी बड़ा है, और छावा वा भी बड़ा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि जो खत्म होगा दीर्घ दीर्घ से होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा दोहा में जरूरी नहीं है। जे घर कंता ते सुखी, तिन गारो थे पर तिह गर्भ, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्ब। तो मैचअप तो हो रहा है, लेकिन जैसे 13-11 बताया था आपने ना, तो प्रथम और तीसरे में 13-13, और दूसरे और चौथे में 11-11, तो गिन के देखो तो वो चीज है। तो वहां पे वर्णों की महत्ता होती है, यहाँ पे हालांकि आई में भी 16-16 मात्राएं आती हैं, अगर गिन के देखो। अद्रा लाग बीज भूलई 16 होंगी, मोहि पिय बिनु को आदर दई 16 इसमें भी होंगी। तो 16-16 मात्राएं चौपाई। तो या तो आप ये कर लो कि गिन गिन के देख लो और फिर लक्षण देख लो कि है कि नहीं, और या तो आप देख लो कि किसकी रचना है, जायसी की है, तो जायसी कौन सी रचना में पद्मावत लिखे हैं। तो मसनवी शैली में, मसनवी शैली कैसे बना है, छंद और चौपाई से, छंद और चौपाई मतलब छंद हम समझ गए, ठीक है। अब अगली चीज क्या होगी इसमें, एक सेकेंड। सर जैसे शब्द आपने बता संग्रह। रहे थे। हाँ बताओ। इस तुलना का थोड़ा बता रहे थे, उसमें तुलना नहीं हो पा रहा था इसमें। आप बताए थे लेकिन तुलना उसमें होगा, तुलना नहीं हो। देखो तुलना होगा भाव पक्ष में, ठीक है। तो भाव पक्ष अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी कला पक्ष में तुलना दिखा रहा हूँ कैसे। तो इतनी चीजें हमने कर ली। विशेष स्थिति की तुलना आप कर पा रहे हो, जैसे दादुर मोर कोकिला पीयू, मतलब ये विशेष स्थिति है जहां पे कोकिला मतलब कोयल, मोर और दादुर से तुलना हो रही है। तो अब आप तुलना कर दो। सूरदास की गोपियां भी कहती हैं कि मधुबन तुमकत रहत हरे। तो ये तुलना हमने कर दी काव्य सौंदर्य। अब भाव सौंदर्य में तुलना करके देखो कि जो विरह है, भाव में तो विरह ही है, काव्य सौंदर्य में जो विशेष चीज होगी कि दादुर मोर कोबिला, यानी मानवीकरण सबसे विशेष चीज है। तो वो तो आप कर लोगे कि मधुबन तुमकत रहत हरे, या फिर सीता के भी वियोग को दिखाओगे कि हे खगकुल हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्वेता में नैनी। तो वो आप तुलना करोगे काव्य सौंदर्य में। लेकिन
भाव सौंदर्य में क्या तुलना करोगे? विरह है ना, तो विरह दिखाओ कि विरह और कहाँ मिलेगा, कबीर के यहाँ मिलेगा ना। तो ये लाइन से करो तुलना। मोह पियो बिनु को आदर दे, जब मेरा प्रिया ही नहीं होगा तो मुझे आदर कौन देगा? मतलब कबीरदास से तुलना करके देखो, एक लाइन उनकी नहीं आती वैसा कि, हाँ सर। कौन सा बताओ? सिंपल सर भाषा बताता हूँ, वहां पर गोपियों की तुलना करते हैं सर। कबीरदास गोपी कहाँ करते हैं, वो तो सूरदास नहीं करते हैं। सॉरी सर। सर नहीं, हाँ तुलसीदास तो ने भी सूर, करते हैं सर नो। हाँ तो सूर से कर दो, तुलसी से, कहीं से भी कर दो। देखो भाव पक्ष में तुलना अलग है, काव्य पक्ष में तुलना अलग। इतनी गहराई में नहीं जाना है, वो तो हम समझने के लिए इतनी गहराई में। शब्द शक्ति बताओ, अभिधा है, व्यंजना है, लक्षणा है, तो हर जगह पे देख रहा है। या फिर जहाँ पे रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होगा तो वहां पे लक्षणा शब्द शक्ति होगी कि, या फिर लक्षणा अगर नहीं भी मानो तो कौन सी शब्द शक्ति मान सकते हो? व्यंजना मान सकते हो कि बात के विपरीत बात आ रही है, या फिर जो बात है वैसी बात ही नहीं है कि अद्रा लाग बीज भुले, मतलब अद्रा लगा है, बीज बोना है, लेकिन मेरे जीवन में प्रेम का बीज कौन बोएगा? मेरा प्रिय तो है ही नहीं, तो मुझे आदर कौन देगा? तो वो चीज आप देख सकते हो शब्द शक्ति में। ठीक है, ये हो गया हमारा, इतने गहराई से ये बातें। अब बताओ, कहीं पे डाउट है, कहीं पे कुछ है? एक सेकंड सर मैं देख लेता हूँ। देखो देखो, यहाँ पे छंद के प्रयोग में यहाँ पे क्या लिखा है। छंद का प्रयोग कड़वक शैली का है, जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का धत्ता है। तो एक दोहे का धत्ता मतलब जैसे होता नहीं है कि पहले चौपाइयां आए फिर उसके बाद दोहे का धत्ता आया। पढ़ के देख लो चाहे, कि जी का घर कंता ते सुखी ते गारो ते घर, तो ये दोहा ही है। धत्ता वर्ड मतलब कि जैसे स्टाम्प होता है ना, कि जैसे सोच के देखो कि हमने कोई आंसर लिखा और लास्ट में लिखा गणित का आंसर लिख रहे हैं, और गणित का आंसर सिद्ध हुआ और लास्ट में लिखते हैं इति सिद्धम या फिर हेंस प्रूव्ड। तो वही चीज है, लास्ट में जो धत्ता लगता है तो दोहे का धत्ता लगता है। जायसी ने यह परंपरा आदिकालीन जैन कवि स्वयंभू से ली थी। स्वयंभू में ये परंपरा और पुष्य तंत्र में भी दिखती है, जहां पे वो 15-15 चौपाई वाला आपने पढ़ा होगा कि 15-15 चौपाई लगाते थे और लास्ट में एक दोहा बनाते थे। और स्वयंभू का जो पाहुड़ दोहा है तो उसमें ये विशेषता दिखती है। तो जायसी ने ये जो परंपरा ली है तो स्वयंभू व पुष्यतंत्र से ली है। तो जो हमने पीछे चीजें पढ़ी हैं वही चीजें हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अलंकार में देखो क्या बोल रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार की छठा दर्शनी है। तो यहाँ पे जो हमारा नोट्स है उससे भी हम आगे बढ़ चुके हैं, हमको हर लाइन पे अलंकार दिख रहा है। उत्प्रेक्षा तो है ही मानो, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत चीजें हैं। तो ये चीज हमें समझ आ गई। और प्रासंगिकता देख लो कि प्रेम जो है इतनी गहराई पर पहुंच गया है कि अब प्रिय के समान या फिर प्रिय से बेहतर उसे कोई नहीं दिख रहा। तो अभी तक हमने आध्यात्मिकता की बात नहीं की थी, लेकिन अब अगर प्रासंगिकता में बताना चाहो तो आप बता सकते हो। अगला आए अब, इतना समझ गए? हाँ समझ में आ रहा है। अगला अब आप बताओ। यह तनजारो छान के कहो कि पवन उड़ाओ, मकु तेहि मारग छड़ि परै, कंत धरे जह पाओ। तो छंद नहीं समझ आ रहा था ना, बताओ कौन सा छंद है यहाँ पे आप? एक सेकंड इसमें सर देख रहे हैं, नेक्स्ट पे देखे नेक्स्ट वाला, हाँ। बता रहा हूँ सर। ये तन जरूर छ कहो कि पवन उड़ाओ मुझे। हाँ सर ये दोहा है। दोहा है, बहुत बढ़िया। दोहा कैसे समझ आए? एक तो लक्षण 13-11, और दूसरा कि चौपाई नहीं है इसलिए दोहा है। ठीक है, जी पेज सर। नंबर 72, पेज नंबर 72 है। नोट्स है ना आपके पास, तो वहीं से देख रहा हूँ। अब देखो प्रसंग वही, या तो आप लिख दो प्रेम के पीर के, या तो आप लिख दो कुछ भी लिख दो, जितनी भी बड़ी बातें आप लिखना चाहते हो तो प्रसंग यही बनेगा। जैसे मैं एक लाइन बनाता हूँ, देखना कि प्रस्तुत सारगर्भित पद्यांश पद्मावत, प्रस्तुत सारगर्भित पद्यांश जायसी ग्रंथावली की सबसे विशेष रचना पद्मावत से लिया गया है, जिसके संकलन करता या फिर जिसके व्याख्याकर्ता आचार्य शुक्ल जी हैं। इतना लिखा।
ठीक है। अब व्याख्या में, यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ा, मकुत ही मारक उड़ परे, कंत धरे जहाँ पाँव। मतलब मैं जहाँ पाँव धरूंगा तो मेरा यह शरीर जल जाए और मेरी राख उस पथ पर बिछा दी जाए। मतलब ये बात थोड़ी अब गहरी हो गई कि विरह जब त्याग की बात करता है ना, तो ये त्याग आपको प्रेम काव्य धारा में ही दिखेगा या फिर प्रेम मार्गी शाखा ही में दिखेगा। जैसे कबीर में दिखेगा आपको, आपको जायसी में भी दिखेगा, मीराबाई में भी दिखेगा। तुलसी में नहीं मानता मैं, तुलसी में दिखेगा ये चीज। सूरदास में भी दिखता है। गोपियां ऐसी ही हैं कि अगर आप मेरे शरीर को न्यौछावर कर दो और उस पर कृष्ण चल भी जाएं, तो मैं अपने जीवन को उद्धार समझूंगी। तो वही बात है कि यह तनजारो छार के, इस तन को, इस शरीर को जला दो और छार के बना दो। क्या छार मतलब क्या होता है? आंख बना दो। कहो कि पवन उड़ाए, और पवन से कह दो कि उड़ा दे। मकुत ही मार्ग उड़ परे, और मैं उस मार्ग पर उड़ पड़ूं। कंत धरे ना पाए, कंत मतलब वह जिस जगह पर या जिस मार्ग पर पांव धरे, तो उस मार्ग पे उड़ा दो। तो अब यहाँ पे ना होगा भाव पक्ष में, सिर्फ भाव ये नहीं है कि नागमती कहती है कि मुझे उस राह पे उड़ा दो। यहाँ पे अब थोड़ा आध्यात्मिक प्रेम भी हो जाएगा, जहाँ पे आप ईश्वर के प्रति अपने देह को भी किंचित मात्र ध्यान नहीं रखते, कल वाली बात। तो किंचित मात्र ध्यान नहीं रखते, तो ये थोड़ा भाव पक्ष में और गहरा हो जाएगा। बताओ फिर, व्याख्या तो लगभग हो ही गई, समझ गए व्याख्या? अपने शब्दों में, अपने शब्दों में अ, बताओगे कि ऐसा ऐसा है? भाव पक्ष में बताओ, पढ़ के बताओ भाव पक्ष में। उक्त पंक्तियों में बताओ। नागमती जिस भाव की व्यंजना करती हैं, उसकी सात्विकता परम सुंदर है। वो यह प्रेम ना तो रीत काल में है, ना भूग भूगोल में है। अहम शून्यता, आत्मनिवेदन, यही कारण। अब इतनी बड़ी लाइन लिखने से बेहतर आप यही लिख दो कि प्रेम काव्य धारा की एक सबसे वर्ण विषयक बात है कि प्रेम में या फिर आध्यात्मिक प्रेम में मनुष्य को अपने देह का भी चिंतन नहीं रहता। इतना लिख दो तो आप स्पेस भी बचाओगे, बातें भी बता दोगे, सब कुछ हो जाएगा। दूसरी लाइन लिख लेकिन रहा है। हाँ, लेकिन लेकिन सर ऐसे में ऐसे जैसे आप सर बता रहे हैं, उसे सोचना भी सर मुश्किल है, क्योंकि आप सर उतना पढ़े हैं तो सोच लेते हैं, हम लोग तो उतना सोचना बहुत मुश्किल है वैसे लिखना। नहीं, सोचना मुश्किल नहीं। देखो, तुलना कर लेते ना इसमें, जैसे तीन चार चीजें हैं। एक चीजें क्या की गई कि यहाँ प्रेम ना तो रीत काल जैसा भूगोल में है, ना तो प्रयोगवाद जैसा अहम केंद्रित है। तो क्या किया गया है, इसको क्या बोलते हैं, तुलना। तो पहली लाइन में हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि नागमती के विरह को आध्यात्मिक स्तर पर दिखाया गया है, या फिर जो हमने पढ़ा था कि प्रेम इस कदर बढ़ा, या फिर सूफी काव्य परंपरा में प्रेम इस कदर है जहां अपने देह का भी चिंतन है। एक लाइन ये लिखा। दूसरी लाइन ये लिखा कि जायसी का प्रेम या फिर प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी का प्रेम रीतिकाल और प्रयोगवाद के प्रेम से भी बहुत उच्च स्तर पर है, उसको दिखा दो आप। ठीक है, तो दो लाइन आपने लिखा, तो वाक्य भी ज्यादा हो गए, बातें भी आ गई, और हो सकता है शायद चेकर खुशी होके नंबर भी अधिक दे। तो वो कर लेना आप। दूसरी लाइन पढ़ो। ये पंक्तियां एक विशेष अर्थ में ट्रेजिक है। ट्रेजिक समझते हो क्या होता है? जी जी सर, आपने त्रासदी, बताया था कभी। त्रासदी, त्रासदी। हाँ हाँ। तो त्रासदी में एक चीज होता है कि मुझे इतना दुख हो गया है ना, कि अब मुझे थोड़ा और दुख दे दो, और वो जो दुख है पुराना वाला वो मुझे छोटा लगने लगे। मतलब मुझे दुख है कि मेरे जो पिता नहीं, मेरे जो पति हैं या फिर मेरे जो प्रिय हैं मुझे छोड़कर चले जाए। तो इससे बड़ा तुम मुझे दुख दे दो कि मुझे तुम जला दो, मुझे तुम राख बना दो, और मैं वो छोटा वाला जो दुख है कि विरह है, या फिर मैं रो रही हूँ, आंसू मेरे मुझको निगल गए हैं, या फिर मैं सूख के हड्डी, वो दुख तुम छोटा कर दो। मुझे और बड़ा दुख दे दो, मुझे जला के उड़ा दो और उस मार्ग पर चला दो जहां पे प्रेतम चल रहे हो। बात तो है कि नागमती को मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जो पुरानी बात थी ना कि मुझे विरह का दुख था, तो अब अगर नागमती राख बन जाएगी तो ये त्रासदी होगा। और त्रासदी में एक चीज होती है विरेचन, कि आप उस
आधार पर जो पुराना दुख था उसको बहुत ही छोटा बना चुके। जैसे आपका समझ लो आपकी एक उंगली कट गई, ठीक है? और फिर अगले दिन आपका हाथ कट गया, तो आप उंगली कटने वाले दुख को भूल जाओगे और हाथ कटने वाले दुख को याद रखोगे। तो त्रासदी लगभग ऐसा ही होता है, विरेचन होता है। तो ये पंक्ति साफ साफ दिखा रही हो कि ये जो मेरा दुख है, इस दुख को खत्म करो और नया दुख तुम मुझे दो। यह तनजारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाए। और फिर उस दुख में मुझे थोड़ा अ, आनंद भी होगा। आनंद क्या होगा कि कम से कम जो मेरे प्रिय हैं या फिर मेरे कंत हैं, वो उस मार्ग में तो पैर धरेंगे जहां पे मेरी राख बिछी हुई है। तो ये बात दिखती है, ठीक है? तो त्रासदी समझ गए? अगला पढ़ूं? देखो अगला लिखा है, आत्मसमर्पण की ऐसी भावना कविवर माखनलाल चतुर्वेदी। अभी मैं तुलना करने ही वाला था। मुझे चाह नहीं मैं सुरवाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं बिन चाह नहीं मैं प्रेमी माला के बिन प्यारी को ललचाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता आपने पढ़ा होगा। तो सेम बात है कि एक तो दुख है कि मुझे तोड़ तोड़ कर तुम कहाँ पे फेंक रहे हो, कि कभी अपने प्रेमी को दे रहे हो, कभी ईश्वर को चढ़ा रहे हो। तो कम से कम तुम मुझे तोड़कर जमीन में बिछा दोगे, तो जो मातृभूमि को शीश चढ़ाने जा रहे हैं, तो वो तो उनके पैर को तो कम से कम थोड़ी राहत आ पाएगी। तो वही होता है त्रासदी। तो अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, बढ़िया है। ये तो पढ़ के मैंने अभी पढ़ा इसको। शिल्प सौंदर्य में आओ, भाषा बताओ कौन सी है? तो यहाँ पर डिक्शनरी बता सकते हैं कि ठेठ अवधि के भाषा का प्रयोग हुआ है। हाँ, साथ साथ कोई बिंब वगैरह है? ये बताओ, प्रतीक है कि केवल बिंब है? सर एक बोलो। सेकंड बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एक सेकंड। सर यहाँ पर प्रतीक होगा, सर बीम होगा सर। केवल बिंब बीम। है ना? प्रतीक, प्रतीक कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आध्यात्मिक प्रेम में जाए तो यहाँ पे बिंब भी दिखता है। जो बिंब क्या है कि मेरे जो प्रीतम है या फिर जो सौंदर्य रूपी, सौंदर्य मान न मानो चलो, जो मेरे परम परमेश्वर है उनका नूर अगर मुझे पाना है, तो मुझे स्वयं को न्यौछावर करना पड़ेगा। और स्वयं को न्यौछावर करना, ये बात होती है कि अपने अहम को न्यौछावर करना। तो अगर गहराई में जाएंगे तो प्रतीक भी है कि जहाँ पे वो लाइन याद है आपको कि खुद ही को समाप्त करके या फिर खुद ही को नष्ट करके हम खुदा को पा सकते हैं। तो गहरे स्तर पर प्रतीक है। लेकिन अगर केवल आप अभिधा रूप में देखो तो अभिधा रूप में प्रतीक नहीं है। छंद कौन सा है? वही पुराना वाला छंद जो पिछले काव्य में था। यहाँ पे केवल दोहा है। अब वो कड़बक वाला नहीं बचा या फिर मसनवी शैली नहीं बची है। सिर्फ दोहा तो लिखना पड़ेगा सर। यहाँ पर दोहा का हाँ प्रयोग करके। हाँ, बता दो ना, दोहा छंद से गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया। कुछ भी कर दो, कितनी बड़ी बात है। त्रासदी भी ला दिया, ठीक है? और क्या क्या है बताओ जरा। दोहा छंद का प्रयोग करके त्रासदी भी दिखा दिया, विरह भी दिखा दिया, और जो ईश्वर के प्रति या फिर परम क्या बोलते हैं, परमात्मा के प्रति अपने आप को न्यौछावर करना हो या फिर आत्मसमर्पण करना हो, वो भी दिखा दिया गया है। अहम को नष्ट करना हो, वो भी दिखा गया है। तो वही है, गहरी बातें। और कुछ अलंकार बताओ। अलंकार पता है? पहचानो। पहचान रहा हूँ। ठीक है। यह तन जरो छार के कहो पवन उड़ाओ, मुके ते ही मारत हुई पड़े, करत भय न पाओ। सर तो यहाँ थोड़ा पर सा, कैसे? हाँ, ये बताओ
कि आपको थोड़ा-सा उदाहरण अलंकार नहीं लग रहा है कि ये पहली लाइन बोली गई कि ये शरीर को जला के राख बना दो। क्यों? क्योंकि बताया गया ना, स्पष्ट किया गया। या तो उदाहरण अलंकार कह सकते हो, या तो फिर विरोधाभास अलंकार कह सकते हो। क्यों विरोधाभास अलंकार कहोगे? क्योंकि कोई इंसान थोड़ी ना कहेगा कि मुझे जला के राख बना दो और उस जगह पे बिछा दो जहाँ पे, तो एक तो मुझे ये समझ आता है। और उसके अलावा ठीक है, देखेंगे। और हालाँकि मुझे लगता है कि रूपक अलंकार भी है थोड़ा, जहाँ पे ये चीज़ नहीं है कि यह तन जारो छान के कहों कि पवन उड़ा। तो अन्योक्ति अलंकार अगर कहना चाहो, तो अन्योक्ति अलंकार भी कह सकते हो कि बात है अपने आप को जलाने की, लेकिन वो अपने आप को जलाना नहीं है, वह अहंकार को जलाना है। और अन्योक्ति अलंकार तो हमने पढ़ा ही है कि पद्मावत में हर जगह पे अन्योक्ति अलंकार मिल जाएगा। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो दिमाग आपका काम करने लगेगा कि ये अलंकार हो सकता है, ये अलंकार। और जैसे ही कोई एक अलंकार मिल गया, लिख के तुरंत आगे बढ़ जाओ। बात-बात में उसी पे मत अड़े रहो। आगे बढ़ जाओ, बात खत्म। प्रासंगिकता बताओ ज़रा। अगर वर्तमान समय में देखें तो अपने आप को, या फिर जैसे होता है ना, आत्मसमर्पण कितना बड़ा हो जाएगा। जैसे देश राख है, वो काम आ जाए तो मैं न्यौछावर दूँगा। लेकिन प्रेम में ऐसी चीज़ें अब वर्तमान समय में नहीं दिखती हैं। हालाँकि ऑफ़ेंस हो जाता है उससे, मैं अगर बोल दूँगा कि अब राख बना दिया जाता है, राख बनने को नहीं बोला जाता है। तो वो बातें अलग बात हो जाती हैं। अगर लेकिन प्रासंगिकता लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा जो भी है। लेकिन अगर शब्दों में कंट्रोल नहीं है तो मत लिखना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर जगह पे प्रासंगिकता लिख दो। अगर सर इसमें बताना है तो हाँ, सर इसमें बोलो। प्रासंगिकता समझ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा कैसे जाएगा इसमें, क्योंकि देखो, सर इसमें आप। एक तो प्रासंगिकता ये होती है कि वो समाज के लिए क्या लाभदायक है, ठीक है? एक तरह से वो लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं ये बता सकता हूँ। एक लाइन अभी मैंने बोली थी ना कि ना तो प्रेम के मतलब ना तो रीत काल में दिखता है, और ना तो वो प्रयोगवाद या फिर नए समय की कविताओं में दिखता है। तो अगर वर्तमान कवियों को कुछ सीखना है, गहरी बातें के प्रतीकों के सहारे वो समाहार कर जाएं, गागर में सागर भर जाए, तो इस काव्य से सीख सकते हैं। तो एक प्रासंगिकता हो गई कवियों के लिए। दूसरी प्रासंगिकता जो हम बताते हैं, वो बताते हैं जनता के लिए या फिर समाज के लिए। तो आप जैसा भी देख पाओ, अगर नहीं देख पा रहे हो कि समाज में क्या लाभ हो रहा है, कि अपना शरीर जला देने से समाज को क्या लाभ होगा, या फिर उस मार्ग पे बिछा देने से क्या लाभ होगा। जैसे पुष्प की अभिलाषा, अगर थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो कि अगर आप देश प्रेमी हो, तो देश प्रेमी के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि यह तनजारो छान के कहो कि पवन उड़ाव। मतलब थोड़ा रिलेट कर लो कि अगर मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, देश जूझ रहा है ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब या फिर कहें कि आतंकवादी हमला कर रहे हैं, तो वहां पे अगर मैं कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सोच लो इस बारे में कि हे भगवान या फिर हे ईश्वर, मेरे शरीर को क्षार बना दो या फिर राख बना दो, और राख बना के उन रास्ते पर बिछा दो, या फिर जैसा भी आप सोच पा रहे हो कर सकते हो। प्रासंगिकता देश प्रेम हो, या फिर किसी परम परमेश्वर या फिर आध्यात्म से प्रेम हो, जैसा भी प्रेम हो, अगर रिलेट कर पा रहे हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं कर सर पा रहे हो तो फिर छोड़ देना है। सर ऐसे बता सकते हैं क्या कि जैसे आज भी प्रासंगिकता देखती है कि आज भी हमारे देश के सैनिक उसी के इस व्याख्या के आधार पर वैसे ही अपने आप को इस देश के लिए मरने या आत्मसमर्पण मिटने के करने लिए। के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ, बस। हाँ सर। ठीक है, तो आगे बढ़े, लास्ट वाली व्याख्या कर लें एक। और अब बताओ कि व्याख्या हो जाएगी ना, आप सिर्फ क्या करोगे, व्याख्या का जो पद है, पद को पढ़ोगे। संदर्भ प्रसंग हम थोड़ा थोड़ा रिलेट कर ही पा रहे हैं, और जो विशेष है ढूंढ पा रहे हैं, आराम से ढूंढ पा रहे हैं। जैसे इस वाले में देख लो, अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो फिर कोशिश करेंगे कि एक दिन और हो जाए। लेकिन अगर ढूंढ पा रहे हो तो फिर जरूरत ही नहीं है। जैसे पढ़ो, सिंगल दीप खंड है। पूछा राजे कहूँ गुरसुबा, ना जनो आज कहाँ दिन हुआ। अब देखो, कहाँ में बिंदी है, पूछा में बिंदी है, तो इसको बोलते हैं अकारण अनुनासिकता। तो ये चीजें दिखती हैं, ठीक है। पावन वा शीतल लय आबा, कया ढहत
जनु चंदन लावा कबहु न ऐस जुड़ान शरीरु परा आगिन माँ मले शरीरु। तो माँ मले, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, छेका अनुप्रास अलंकार। निकसत आप किरण रवि रेखा तिमिर गए जग निर्मख देखा, उठे मेघ अस जानहु आगे चमके बीज गगन घर लाजे। तो ये चीज होती है उत्प्रेक्षा, जब तुलना की जाती है। तेई ऊपर जस सस परगासु, और सो हो गया। सो होता है उपमा अलंकार, कि सा सो सम समान, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो गया। और सो कछपय कचप चिन्ह भयो गरासु, और नखत चौ दिस उजियारे ठावै ठाव दीप यस बारे, और छिन दिस नियरे कंचन मेरु दिखाओ, जस बसंत ऋतु आवे तैस बांस जग पाओ। तो जल्दी जल्दी करके पहले काव्य पक्ष में देखो। सबसे पहले चौपाई और दोहा है, तो कड़बक बनाकर क्या किया गया है, कि 7 चौपाइयों और एक दोहे का धत्ता लगाया गया है। तो ये बात आप अगर लिखना चाहो तो ये लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहो मसनवी शैली है तो वो लिख दो, या फिर आप तुलना भी करना चाहो यहाँ पे कि ये चीज कभी स्वयंभू से ली गई है, तो आप कर सकते हो तुलना। और अगर आप बताना चाहो कि रामचरितमानस में भी सेम चीजें, कि 8 चौपाई और एक दोहा, तो यहीं से लिया गया है। बताना चाहो इतनी लंबी बात तो बता सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट बताओ कि मसनवी शैली जहाँ पे चौपाई और दोहे का एक धत्ता लगाया गया, 7 चौपाई के बाद एक दोहे का धत्ता। एक बात हुई। भाषा ठेठ अवधि साफ साफ दिख रही है, और है भी ठेठ अवधि पद्मावत की सबसे बड़ी विशेषता। प्रतीक के सहारे चीजों को बनाने का प्रयास किया गया। तो हाँ, अन्योक्ति अलंकार अगर होगा तो प्रतीक का सहारा लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मेरे शरीर को पहले कभी इतने आनंद की अनुभूति नहीं लगी, ऐसा लग रहा है जैसे, और जैसे ही जैसे वर्ड आया वैसे ही उदाहरण अलंकार हो जाता है, कि पहले लाइन बताई जाती है और फिर उसके बाद वाक्य बताया जाता है। तो या तो आप बता दो उदाहरण अलंकार, या तो आप देख लो कि प्रतीक है, कि शरीर को कभी आनंद नहीं हुआ, जैसे लग रहा है कि अग्नि में झुलसते शरीर को मलय पवन, मलय पवन मतलब मन, या फिर शीतल पवन सहला सहलाकर आनंद पहुंचा रही है। तो प्रतीकों के सारे बिंब बनाने का प्रयास, ये चीज दिखा। छंद बात कर ही चुके हैं, अलंकार ढूंढ लो चलो। उठ मेघ ढूंढा। दोहा अलंकार कैसे होगा। उदाहरण अलंकार एक हमने देख लिया है, और अ, अनुप्रास अलंकार दिखता ही है हर जगह पे, मह मले समीरु, तो छे का अनुप्रास हो गया। ये सारी चीजें ढूंढ पा रहे हैं। और कौन सी चीज ढूंढनी होती है, अभिधा है, व्यंजना है, तो लगभग कह सकते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति है, तो शब्द शक्ति भी जो। भाव पक्ष में आ जाओ, तो भाव क्या बता रहा है, प्रसंग बताओ क्या है प्रसंग यहाँ पे। सर बता प्रसंग पता सकते है, हैं? अर्थ बताऊं पहले फिर प्रसंग निकलेगा। थोड़ा सा, थोड़ा सा बता दीजिए सर, मैं तो इसके आधार पर बताने का प्रश्न तो उतना अच्छा से डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। देखो, जैसे सिंघल द्वीप जाने के लिए तैयार होते हैं जब राजा रतन सेन, तो वहां पे जैसे ही वो मानसरोवर पहुंचते हैं, तो मानसरोवर जैसे ही पहुंचे तो लेखक का एक काम होता है, काव्य प्रयोजन में लेखक का सबसे बड़ा काम पिछले जमाने में यही होता था, कि वातावरण का वर्णन किया जाए। अब वातावरण आपको जैसे देख रहे थे, नागमती का जब वर्णन करते थे, तो वहां पे जैसे होता था ना कि खग मृग जो थे, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति जो था, वो सामने देखकर थोड़ा सा और दर्द को बढ़ा रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो प्रकृति है दर्द को घटा रहा है। पावस बास शीतल लयावा कया डहत जन चंदन लावा। मतलब हीरामन तोते से पूछता है गुरु मन, सूर्योदय के पश्चात पता नहीं हम किस स्थान पर आ गए, यहाँ का शीतल पवन सुगंध बरसाता हुआ चल रहा है, और विरहाग्नि के तप से मेरे इस शरीर को ऐसी शीतलता प्रदान कर रहा। तो देखो, प्रकृति का दो काम होता है, या तो शीतलता को कम करेगा, या तो शीतलता को बढ़ा देगा। जैसे सूरदास का देखो, या फिर नागमती का विरह देखो, तो सूरदास और नागमती के विरह में अ, जो प्रतीक है या फिर जो प्रकृति है, वो विरह को बढ़ा रहा है। देख के ही समझ आ रहा है कि जैसे दादुर का बोलना मेरे परी की यादों को और बढ़ा दे रहा है, या फिर बादल का गरजना मुझे उनके आलिंगनों की याद दिला दे रहा है। तो वो बात है कि
दुख को और बढ़ा दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो विरहाग्नि है हमारे किनकी, रतन सेन जी की, तो उस विरहाग्नि को ये स्थान दूर कर रहा है। तो ये होती है कौन सी स्थिति पता है? ये होती है तृतीय स्थिति, मिलन की स्थिति। मिलन की स्थिति में क्या होता है कि जैसे आपको थोड़े थोड़े लक्षण दिखने लगते हैं कि जब मैं प्रेमी से मिलूंगा तो मेरा थोड़ा जो विरह है अपने आप ही कम हो जाएगा, या फिर उसके सोच मात्र से। जैसे आप दिल्ली में रहते हो और आपकी जो प्रेयसी है वो कर्नाटक में रहती है, और जैसे ही कर्नाटक आप पहुंच गए हो, या फिर जैसे ही रेलवे स्टेशन से कदम बाहर रखा है, तो वहां की जो हवा होगी ना, ऐसी ही हवा होगी जो आपको चंदन के समान लगेगी, जो आपको शीतल लगेगी। तो ये वही बात होती है, मिलन की स्थिति में ऐसा महसूस होता है। और जो नागमती का है वो द्वितीय स्थिति मान लो, कि वहां पे विरह बढ़ रहा है। कि जैसे आप, एक कहानी आती है, खोई हुई दिशाएं हैं, या फिर कोई सी कहानी है जिसमें क्या होता है, नहीं यही सच है कहानी है। अब उसमें क्या होता है सोच के देखना, कि जैसे जैसे जो संजय है, संजय नहीं मिल पाता, या फिर जो दीपा है संजय से नहीं मिलती, तो वो जो बच्चा आता है उनके पड़ोस का बच्चा, तो उस बच्चे का आना भले पहले उसको अच्छा लगता है, लेकिन अपने प्रिय से ना मिल पाने पर वो सारी चीजें बुरी लगने लगती हैं जो पहले अच्छी लगती थी। लेकिन जैसे वो चंदन या संजय से मिल चुकी होती है, फिर उसको बुरी से बुरी चीजें भी अच्छी लगने लगती हैं। तो वही चीज होती है, ये स्थिति है। तो आप भाव देख लो, साफ साफ है कि मिलन की स्थिति को व्यक्त करते हुए ऐसा ऐसा बताया गया। तो एक तो चीज होती है गहराई से देख लो कि क्या क्या है, और दूसरी चीज होती है कि ऊपर से देख लो। अगर गहराई से पता है तो फिर ऊपर से देखने की जरूरत ही नहीं है, आप साफ साफ बता दोगे। लेकिन सर गहराई में सर ये दिक्कत होती है, गहराई में पूरा अच्छे से देखना पड़ता है, हर चीज का अर्थ उसको याद अर्थ को पहचानना पड़ेगा सर गहराई में। लेकिन सर ऊपर से भी आधा से अधिक लोग जाता है। आधा से अधिक हो जाता है। देखो, मैंने जब तुलसीदास हम पढ़ रहे थे, तो तुलसीदास 2 दिन में हमने खत्म कर दिया था। क्यों खत्म कर दिया था? क्योंकि तुलसीदास के काव्य में अन्योक्ति नहीं था, और यहाँ पे अन्योक्ति है। जो कहा गया है उसके अंदर की बात है, तो अंदर की बात को जान लेना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। भले लिखे ना लिखे, पर हमारी लैंग्वेज हो जाएगी अंदर की बात जानने के बाद, लैंग्वेज थोड़ी बहुत ज्यादा निखर जाएगी। तो वही चीज है कि अन्योक्ति अगर है तो देख लो अन्योक्ति। तो ये सारी चीजें हैं, व्याख्या में आप देख ही रहे हो कि शरीर पर जैसे चंदन का लेप लग गया हो, मेरा शरीर शीतल, इससे शीतल पहले कभी नहीं हुआ। तो मिलन की स्थिति में ऐसा ही होता है। आप उदाहरण ले लो या फिर जो भी ले लो, अंधकार छटने लगता है, जीवन में केवल स्वच्छता दिखने लगती है, निर्मलता दिखती है, बादल उठने लगते हैं और आकाश में बिजली चमक रही। अब देखो, सेम बात है, सेम कवि हैं, जैसी जी हैं, और सेम पद्मावत ही है। ना तो ये अखरावट है, ना तो आखिरी कलाम है, ठीक है। और सेम कॉन्टेक्स्ट है कि आकाश में बिजली चमक रही है, ठीक है। लेकिन एक पेज पलटो पीछे, कि आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है मानो लग रहा है कि जो शत्रु हैं तीक्ष्ण बाण की वर्षा कर रहे हैं। आगे आ जाओ। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है मानो चंद्रमा अपना प्रकाश विकीर्ण कर रहा हो। तो सेम बात, सेम चीज, सेम बात, लेकिन भाव बदल जाते हैं। और भाव बदलने का आधार यही है कि जब आपको ऐसा महसूस होता है, प्रेम की बात है और कहीं बात नहीं है, प्रेम में जब आपको ऐसा महसूस होता है वाला मिलने वाला है, तो सामने वाला जब मिलेगा तो आपको वो बादल गरजते हुए ऐसा लगेंगे कि मानो चंद्रमा अपना प्रकाश विकीर्ण कर रहा, ठीक है। लेकिन जब ऐसा महसूस हो कि विरह होने वाला है, बिछड़ने वाला है प्रिय, तो वही बादल गरजेंगे, वही चीज होगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शत्रु जो है तीक्ष्ण बाण की वर्षा कर रहे हैं। सेम बात लेकिन भाव अलग। तो देखो जयसी जी हैं कितने गहरे भाव से लिखते हैं। तो अगर आप तुलना करना चाहो तो ये और वो लाइन तुलना कर सकते हो।
क्या सर तुलना में डायरेक्ट तुलना करना है कि थोड़ा पर वहाँ पर जैसे व्याख्या खंड व्याख्या थोड़ा छोटा मोटा जैसे कबीर का हो गया व्याख्या दिखाना पड़ेगा या डायरेक्ट कर सकते हैं? आप जायसी और जायसी की भी तुलना कर सकते हो। जैसे अभी मैंने दिखाया ना कि सेम बात है, बादल गरज रहा है और एक जगह लग रहा है मानो चंद्रमा अपना प्रकाश विकीर्ण कर रहा है, और दूसरी जगह लग रहा है कि मानो क्या हो गया है, जो शत्रु है तेज बाण की वर्षा कर रहे हैं। तो सेम बातों से आप तुलना कर सकते हो कि हर जगह पे, या फिर ये कहाँ पे लिखोगे, भाव सौंदर्य में लिखोगे या फिर काव्य सौंदर्य में लिखोगे? सर यहाँ पर भाव, क्या? हाँ, भाव बदला है तो भाव सौंदर्य में लिखना चाहिए आपको। हम्म, ठीक है। अब जैसी और ज्यादा करने की जरूरत है। अब आप जहां भी दिक्कत हो तो कोशिश करना आंसर लिखना, लिख के भेजना, होगी उस पे बात, चर्चा करेंगे कि कैसे हो सकता है। बस बारह लेकिन पंद्रह यहाँ एक पे भी तो। हाँ बताओ। हाँ एक एक प्रॉब्लम सर आ रही है कि हम्म। जितना शब्द है तो शब्द को पूरा अच्छे अच्छे से इसमें डिटेल नहीं दिया, वो प्रॉब्लम आ रही है जहाँ तक। हाँ, शब्द को डिटेल नहीं किया गया है, तो 3 दिन हम क्या कर रहे थे, 3 दिन हम शब्दों को ही समझ रहे थे ना। तो आप पुरानी बातें थोड़ा सा भी दिमाग में अगर लाओगे ना, आप अन्योक्ति अगर आपके दिमाग में होगा कि अन्योक्ति क्या चीज होता है, तो आप प्रासंगिकता भी लिखने में थोड़ा सोचोगे कि है भाई, तो कुछ गहरी बात होगी। तो अगर लिखा गया है कि यह तन नजारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाए, तो फिर आप बता सकते हो कि हाँ, हम सोच पा रहे हैं कि ऐसा ऐसा है। तो आपको पुरानी बातें थोड़ी थोड़ी ध्यान में रहना जरूरी हो जाएगा। और बस 2 दिन पीछे की ही बात तो है, ज्यादा आप भूलो मत। 2 दिन पीछे की बात आप साथ में लेके चलो। अब जैसे कल हम सूरदास करने जाएंगे, तो सूरदास प्रेम का विधारक है। हालांकि होंगे कृष्ण का विधारक के कवि, और ईश्वर के प्रति प्रेम है उनका। उनका किसी आध्यात्म या फिर किसी नूर रूपी या फिर नूर प्राप्त करने वाला मानव नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो विशेषताएं होंगी। एक विशेषता तो ये भी होगी कि आत्मसमर्पण। तो उस चीज को रिलेट जब तुलना हम करने जाएंगे, तो आपके पास होना चाहिए कि आत्मसमर्पण ऐसा दिख रहा है मानो कह रहे हो जैसे जैसे कि यह तनजारो छाड़ के कहो कि पवन उड़ाए। तो तुलना भी हो जाएगी, बात भी याद रह गई, दोनों बात आपने कर भी लिया, हो गई बातें खत्म।